नमस्कार बच्चों, मैं नीरज नागर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे एरियल स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में हम जेनेटिक्स का वन शॉट पार्ट जो 3 है उसको आज कवर करने वाले हैं। आज की क्लास में हम हमारी पूरी जेनेटिक्स को क्या कर लेंगे बेटा, कवर कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, हमारे जितने भी टॉपिक बचे हैं उन सबको हम कवर कर लेते हैं आज। उससे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे सबसे निवेदन है कि यदि हमारे क्लास को अब तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो। नए बच्चे आए हो तो सारे सारे इसे सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और अब आगे चलते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा तो आशा करता हूं सभी बच्चों ने वीडियो लाइक कर दी होगी, सब्सक्राइब कर दिया होगा चैनल को। ठीक है, और शेयर भी कर दिया होगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बेटा आनुवांशिक विकार। क्या पढ़ने वाले? आनुवांशिक विकार, जेनेटिक डिसऑर्डर। ऑर्डर डिसऑर्डर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। जेनेटिक डिसऑर्डर या आनुवांशिक विकार या गुणसूत्रीय विकार भी इन्हें कह सकते हैं। आनुवांशिक विकार, गुणसूत्रीय विकार का मतलब यह हो जाता है बेटा कि आनुवांशिक विकार किसी भी आनुवांशिक पदार्थ के अंदर क्या होना बेटा, बदलाव उत्पन्न होना, और उससे जो हमारे शरीर में रोग हो जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, आनुवांशिक विकार कहते हैं। अब क्या बदलाव हो सकते हैं? हो सकता है कि उनकी संरचना में क्या हो सकती है बेटा, बदलाव हो सकता है, स्ट्रक्चर परिवर्तन हो सकता है, या फिर हो सकता है उनकी संख्या में बदलाव हो सकता है, संख्या घट जाए या संख्या बढ़ जाए। तो इस कारण से हमारे अंदर क्या होते हैं बेटा, रोग उत्पन्न हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, आनुवांशिक विकार कहते हैं। तो मैंने अभी जस्ट बताया कि आनुवांशिक विकार दो प्रकार से हो सकता है, या तो उसकी संरचना में परिवर्तन हो सकता है या उसकी संख्या में परिवर्तन हो सकता है। तो दो प्रकार के हम हो चुके हैं आनुवांशिक विकार। ठीक है, तो आनुवांशिक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है संख्यात्मक परिवर्तन, ठीक है, और एक हम करेंगे संरचनात्मक परिवर्तन। परिवर्तन कितने प्रकार का हो सकता है? आनुवांशिक विकार दो प्रकार से हो सकते हैं। एक तो संख्यात्मक परिवर्तन हो सकता है और एक क्या हो सकता है बेटा, संरचनात्मक परिवर्तन हो सकता है। समझिए बात को? ठीक है, अब हम बात करेंगे, पहले सबसे पहले बात करेंगे अपन किसकी, संख्यात्मक परिवर्तन की। अब जैसे नाम से पता लग रहा है कि गुणसूत्रों की संख्या में क्या हो जाए बेटा, परिवर्तन आ जाए, उससे हम क्या कहते हैं बेटा, संख्यात्मक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहा मैंने? गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो जाए उसे हम क्या कहते हैं बेटा, संख्यात्मक परिवर्तन कहते हैं। क्लियर है बात? एक है संरचनात्मक परिवर्तन। संरचनात्मक संरचना में परिवर्तन हो जाए। अब संरचना में कैसे परिवर्तन? मान लीजिए कोई खंड है गुणसूत्र का, उस खंड का टुकड़ा टूटकर दूसरे गुणसूत्र में चला गया हो, या दूसरे का उस पे आ गया, या उसी का खंड जो है गायब हो गया हो। ठीक है, तो इस प्रकार से उसकी संरचना में क्या हो सकता है बेटा, परिवर्तन हो सकता है। उसे हम क्या कहते हैं बेटा, संरचनात्मक परिवर्तन कहते हैं। क्लियर है बात? इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं संख्यात्मक परिवर्तन। संख्यात्मक परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। या तो क्या हो सकता है, गुणसूत्र की संख्या में कमी आ सकती है, या फिर क्या हो सकता है बेटा, गुणसूत्र की संख्या में अधिकता हो सकती है। ठीक है, तो संख्यात्मक परिवर्तन भी क्या कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के हो गए। ठीक है, अब एक और बात याद रखना, संख्यात्मक परिवर्तन जो होते हैं उनकी संख्या जो है बेटा, उसमें दो प्रकार से परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, एक तो हमने कहा कि कमी और बढ़ोतरी हो सकती है, ठीक है, लेकिन ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि संख्यात्मक जो गुणसूत्र है उनके सेट में कमी आई हो।
या फिर ये भी हो सकता है जैसे अगुणित अवस्था में अगर कोई गुणसूत्र है, ठीक है, उसमें कमी आ सकती है, या द्विगुणित अवस्था में क्या आ सकती है, कमी आ सकती है। इस आधार पर भी इसको क्या किया गया, दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं संख्यात्मक परिवर्तन, और संख्यात्मक परिवर्तन में हमने इसको दो भागों में बांटते। एक तो बांटते बेटा सुगुणित, क्या बांटते, सुगुणित, और एक बांटा जाता है असुगुणित। सुगुणिता का इतना डिटेल नहीं दे रखा है हमारे एनसीईआरटी में, लेकिन असुगुणिता के बारे में हमारी डिटेल से जानकारी दे रखी है। अब सुगुणिता क्या होती है, किसी अगुणित गुणसूत्र में क्या होना बेटा, कोई भी अगुणित गुणसूत्र है, गुणित गुणसूत्र की संख्या में क्या होना बेटा, की संख्या में परिवर्तन, परिवर्तन क्या कहलाएगा बेटा, सुगुणिता कहलाएगा। ठीक है, असुगुणिता में देखो, असुगुणिता में क्या होता है, द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या, द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, उसे हम क्या कहते हैं, असुगुणिता कहते हैं। या फिर कुल संख्या, गुणसूत्रों की जो कुल संख्या है, कुल संख्या, ठीक है, जैसे 46 गुणसूत्र है, इन 46 गुणसूत्रों में क्या आना बेटा, कमी आना। इधर क्या बात करते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्रों में क्या आना बेटा, कमी या बढ़ोतरी। ये क्या कहलाएगा बेटा, सुगुणित था, और ये क्या कहलाएगा, असुगुणित। यदि उसके कुल गुणसूत्रों में अगर कमी या द्विगुणित अवस्था में अगर उनकी कमी या बढ़ोतरी हो रही है तो वो तो कहलाएगा असुगुणित, और अगुणित गुणसूत्रों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, सुगुणित कहेंगे। ये असुगुणित हो गया, और ये क्या हो गया बेटा, सुगुणित हो गया। क्लियर। अब असुगुणिता को भी दो भागों में बांटा गया, जैसे मैंने पहले ही कहा कि इनमें कमी या बढ़ोतरी हो सकती है। ठीक है, तो उस आधार पर असुगुणिता को भी कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बेटा, दो भागों। एक तो होता है अदो सुगुणिता, क्या है बेटा, अदो सुगुणिता, गुणिता, और एक होता है अधिसुगुणिता, अधिसुगुणिता। अधोसुगुणिता जो होता है इसका मतलब होता है कमी आना, क्या आना बेटा, कमी आना। इसका मतलब होता है कि अधिकता होना, वृद्धि होना, अधिक या वृद्धि होना, वृद्धि होना। ठीक है, अब इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, इन दोनों को क्या करते हैं बेटा, थोड़ा एक साइड में कर लेते हैं। पहला है अधोसुगुणिता, अधोसुगुणिता। जैसा मैंने कहा, क्या कहा मैंने, जैसा मैंने कहा कि अधोसुगुणिता जो है, यानी जो सुगुणिता असुगुणिता है, इसमें क्या होता है, गुणसूत्र 2n अवस्था में क्या आना बेटा, कमी आना। यदि 2n अवस्था में एक गुणसूत्र की कमी आती है, क्या कहा मैंने, ध्यान से सुनना, कि किसी 2n अवस्था में अगर एक गुणसूत्र की कमी आती है तो उसे कहते हैं मोनोसोमी। क्या कहते हैं बेटा, मोनोसोमी। एक मिनट, उसे हम क्या कहेंगे बेटा, मोनोसोमी कहेंगे, मोनो। और यदि 2n-2 यानी दो गुणसूत्र की कमी आती है तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, नली सोमी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, नली सोमी कहते हैं। क्लियर हो गया बेटा, भाई गुणसूत्र की संख्या में कमी आ रही, अगर एक आया तो हम क्या कहेंगे, मोनोसोमी, और दो आए तो उसे हम क्या कहेंगे, नली सोमी। लेकिन अधिसुगुणिता ऐसा भी तो हो सकता है भाई, अधिसुगुणिता है एक, और ऐसा भी तो हो सकता है बेटा, 2n+1 एक गुणसूत्र की कमी बढ़ोतरी हो जाए, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा, ट्राइसोमी। क्या कहेंगे बेटा, ट्राइसोमी। यदि 2n+2 हुआ तो इसे क्या कहेंगे बेटा, टेट्रासोमी।
सोमी कहेंगे। क्लियर होगी बात? संरचनात्मक परिवर्तन को हम थोड़ा बाद में समझेंगे, पहले एक को समझ लो ध्यान से कि संख्यात्मक परिवर्तन, संख्या में परिवर्तन आना। अब संख्या में परिवर्तन कैसे? दो प्रकार से हो सकता है। एक तो अगुणित अवस्था में परिवर्तन आ सकता है, और एक क्या हो सकता है बेटा? द्विगुणित अवस्था में क्या आ सकता है बेटा? परिवर्तन आ सकता है। यदि अगुणित अवस्था में परिवर्तन आया, ठीक है, तो उसे तो हम क्या कहेंगे? सुगुणिता। और यदि द्विगुणित अवस्था में अगर परिवर्तन आए, उसे क्या कहेंगे? असुगुणिता। हालांकि सुगुणिता के बारे में इतनी डिटेल नहीं दे रखी है, तो हम नहीं पढ़ेंगे इसको, ठीक है। लेकिन असुगुणिता के बारे में सारे, उनके सारे रोगों के बारे में, सारे विकारों के बारे में, डाउन सिंड्रोम, ठीक है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, यहां रखना है बेटा सुगुणिता, असुगुणिता है। इसमें कुल संख्या या द्विगुणित अवस्था में क्या हो जाए बेटा? परिवर्तन आ जाए। अब परिवर्तन कैसे हो सकते हैं? या तो कमी हो सकती है या अधिकता हो सकती है। यदि कमी आई तो उसे तो हम कहेंगे अधोसुगुणिता, और यदि वृद्धि हुई तो उसे हम क्या कहेंगे? अधिसुगुणिता। अब अधोसुगुणिता भी यह हो सकता है दो प्रकार। यदि एक गुणसूत्र में 2n में एक गुणसूत्र की क्या आ जाए? कमी आ जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? मोनोसोमी। और यदि द्विगुणित अवस्था में दो गुणसूत्र की कमी आती है, उसे हम क्या कहेंगे बेटा? नलिसोमी कहेंगे। और एक और बात याद रखना, अब भाई कमी तो हमने पढ़ ली, लेकिन अधिकता हुआ तो क्या हुआ? यदि एक गुणसूत्र की बढ़ोतरी हो जाए तो उसे तो हम कहेंगे ट्राइसोमी कहेंगे, और एक गुणसूत्र की क्या आ जाए बेटा? कमी आ जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा? टेट्रासोमी कहेंगे। इतनी बात आपको क्या रखनी है बेटा? याद रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं संख्यात्मक परिवर्तन। उससे पहले हम बात कर लेते हैं इनके रोगों के बारे में, असुगुणिता रोगों के बारे में, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। थोड़ा सा ध्यान देंगे बेटा कि हमने इससे पहले जो लिखा है वो मिट गया था, तो इधर देख लो आप, ठीक है, वो वीडियो में नहीं आ रहा। अदो सुगुणिता जो है, ठीक है, इसको दोबारा लिख रहा हूं मैं। अदो सुगुणिता है यदि 2n के अंदर एक गुणसूत्र की कमी आए, तो इसे हम कहेंगे मोनोसोमी। क्या कहेंगे बेटा? मोनोसोमी, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? मोनोसोमी। और यदि 2n-2 यानी दो गुणसूत्र की कमी आई, तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा? नलिसोमी। क्या कहेंगे बेटा? नलिसोमी कहेंगे, ठीक है। यहां ध्यान रखना है आपको कि यदि जैसे अधिसुगुणिता, अध हो गया, अधि यानी बढ़ोतरी हुई तो क्या होगा? यदि अगर एक गुणसूत्र की बढ़ोतरी हुई तो इसे तो हम कहेंगे बेटा ट्राइसोमी, सोमी। और यदि दो गुणसूत्र की बढ़ोतरी हो जाती है तो इसे हम कहेंगे बेटा टेट्रासोमी। क्या कहेंगे बेटा? टेट्रासोमी। अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बेटा, अब हम क्या पढ़ेंगे? अब असुगुणता से होने वाले विकारों के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो असुगुणता के कारण होते हैं। एनसीईआरटी में 3 दे रखे, तीनों के बारे में जानते हैं। पहला है, ध्यान रखना है आपको, डाउन सिंड्रोम। पहला रोग है डाउन सिंड्रोम, ठीक है। कौन सा रोग है? डाउन सिंड्रोम। क्या किसके कारण होता है? तो पहले याद रखा है, इस रोग का नाम डाउन सिंड्रोम इसलिए रखा गया बेटा, इस रोग को बेटा लिंगडम डाउन ने 1866 के अंदर क्या किया था बेटा? इसे खोजा था, इसीलिए इस रोग को डाउन सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। एक और बात याद रखनी है, ये रोग जो है 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति के कारण होता है। गुणसूत्र की पुनरावृत्ति या वृद्धि कह सकते हो बेटा, वृद्धि के कारण भी होता है, ठीक है। वृद्धि क्या है? 21वें गुणसूत्र की
पुनरावृत्ति या वृद्धि के कारण ये रोग होता है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि कोई गुणसूत्र 44 प्लस एक्स और एक्स, ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा बेटा कि एक गुणसूत्र बढ़ जाएगा, 21वां गुणसूत्र की वृद्धि हो जाएगी। जैसे 21वें गुणसूत्र की वृद्धि होती है तो इसके अंदर क्या हो जाएगा बेटा, 44 में एक जोड़ दो 45 प्लस एक्स एक्स यानी 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। टोटल 46 की जगह क्या हो जाता है बेटा, 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, इसीलिए ये रोग होता है। ठीक है, 2n अवस्था में गुणसूत्रों की वृद्धि हुई है, ठीक है, तो यह असुगुणिता हुआ। ठीक है, लक्षण क्या हो सकते हैं, तो लक्षण याद रखना है बेटा, व्यक्ति बौने रह जाते हैं। क्या रह जाते हैं बेटा, व्यक्ति बौने रह जाते हैं। ठीक है, हाथ पैर बड़े भद्दे से दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, मुंह हमेशा खुला रहता है। ठीक है, दोनों टंडन और प्राइम फेंटर को दोनों को साथ में कर देते हैं। ठीक है, सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, एक रोग यहां लिख देते हैं। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, क्लाइन-फेंटन सिंड्रोम का मतलब ये हो गया बेटा, एक्स हेटेरोसोम जो गुणसूत्र है उसमें क्या हो जाती है बेटा, वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, उसके कारण ये रोग उत्पन्न होता है। अब एक्स गुणसूत्र की वृद्धि हो जाने के कारण ये रोग उत्पन्न होता है, तो याद रखना है इसमें लड़कियों के गुण जो है वो ज्यादा विकसित होने जाते। अब ये रोग किसमें होता है, तो ये रोग जो है नरों में, नर में होता है। किसमें होता है बेटा, नर में होता है, ये याद रखना है आपको। इसमें क्या होता है, एक्स हेटेरोसोम जो है लिंग गुणसूत्र, क्या कह सकते हो आप, लिंग गुणसूत्र, हिंदी में कहते हैं इसे लिंग गुणसूत्र। हेटेरोसोम क्रोमोसोम है, उसमें क्या होता है बेटा, वृद्धि होती है, वृद्धि। ठीक है, ये हमेशा किस में होगा, नर के अंदर होगा, नर में उत्पन्न होता है। ठीक है, इससे क्या होता, ठीक है, कैसे होगा कि जैसे मान लीजिए वाई, ठीक है, 44 इंटू एक्स वाई है, इसमें एक्स की क्या होती है बेटा, वृद्धि हो जाती है, तो यहां डबल एक्स आ जाएंगे, एक्स एक्स वाई। ठीक है, तो ऐसे नर के अंदर क्या हो जाता है बेटा, लड़कियों के या मादा के गुण जो है वो विकसित होने लग जाते हैं। ठीक है, तो मादा के क्या क्या गुण है वह, तो लक्षण क्या हो जाएगा बेटा, लक्षण हो जाएंगे, नर क्या हो जाएंगे बेटा, बद्ध हो जाएंगे, नर बद्ध हो जाते हैं। दूसरा, स्तन विकसित होने लग जाते हैं, स्तन विकसित होने लग जाते हैं, विकसित होने लग जाते हैं। ठीक है, ऐसी चीजें इनमें देखने को मिलती है, लड़की प्रवृत्ति या मादा प्रवृत्ति इनके अंदर आने लग जाती है। सेम इसी का उल्टा यहां होने लगेगा, सेम इसी का उल्टा यहां, इसमें क्या होगा, एक्स गुणसूत्र की जो है, एक्स लिंग गुणसूत्र जो है उसकी क्या होती है बेटा, कमी आती है। किसके अंदर, मादाओं के अंदर गुणसूत्र की कमी आती है। ठीक है, तो एक्स लिंग गुणसूत्र की क्या आती है बेटा, कमी आती है। ये रोग मादाओं में प्रकट होता है, मादा में। ठीक है, तो एक्स गुणसूत्र की कमी आ गई तो इसके अंदर कौन से लक्षण प्रकट होने जाएंगे बेटा, याद रखना, नर के लक्षण क्या होने लग जाएंगे बेटा, प्रकट होने लग जाएंगे। ठीक है, क्या होने लग जाएंगे, नर के लक्षण प्रकट होने। समीकरण देख लो आप, एक्स 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 की कमी, ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, प्लस एक्स जीरो बराबर कितने हो गए, 45। टोटल कितने गुणसूत्र, 45। यहां कितने हो जाते हैं बेटा, 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। ऐसे में लक्षण, मादाओं के लक्षण प्रकट होने लग जाएंगे। ठीक है, सॉरी, नर के लक्षण प्रकट हो, इसमें क्या होने लग जाएंगे, नर के लक्षण प्रकट होने जाएंगे। ठीक है, स्तन कम विकसित होने लगेगा। ठीक है, आवाज थोड़ी भारी सी होने लगेगी, दाढ़ी मूंछ आने लग जाएगी चेहरे पर। ठीक है, इस प्रकार के लक्षण जो है इनके अंदर प्रकट होने लग जाएंगे। तो ये हमारे तीनों रोग जो है अशुगुणिता के कारण
होने वाले ये तीनों रोग जो है हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा, अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले संरचनात्मक डिसऑर्डर के बारे में हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। ठीक है, अब संरचनात्मक विकार क्या है, संरचनात्मक परिवर्तन क्या है। हालांकि एनसीईआरटी ने अब जो है इसको हटा दिया है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आप ध्यान से इसे देखें। ठीक है, संरचनात्मक के अब हम बात करेंगे बेटा संरचनात्मक परिवर्तन। इसके बारे में बात करेंगे, संरचनात्मक परिवर्तन। ठीक है, दूसरा है हमारा संरचनात्मक परिवर्तन। आत्मक परिवर्तन क्या बेटा, संरचनात्मक परिवर्तन। अब संरचनात्मक परिवर्तन क्या होते हैं, किसी भी गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन के कारण उस जीव के अंदर क्या हो जाए बेटा, रोग उत्पन्न हो जाए, विकार उत्पन्न हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे बेटा, संरचनात्मक परिवर्तन। कोई भी जीव है उसके अंदर यदि किस गुणसूत्र की संरचना के कारण उसके अंदर विकार उत्पन्न हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, संरचनात्मक परिवर्तन विकार। ठीक है, अब इसको इस तरीके से समझिए। मान लीजिए मैं एक गुणसूत्र बना रहा हूं, ठीक है, ये गुणसूत्र है, क्या गुणसूत्र है, इसके 4 खंड बना रहा हूं। प्रत्येक खंड का मैं नाम देता हूं ए बी सी और डी। ठीक है, एक और गुणसूत्र बना रहा हूं, इसका नाम भी ए बी सी डी। एक और गुणसूत्र बना रहा हूं। इस प्रकार से मैं 4 गुणसूत्र बना रहा हूं, क्योंकि 4 प्रकार के होते हैं ये। ठीक है, अब देखो बेटा संरचनात्मक परिवर्तन भी कितने प्रकार के, 4 प्रकार। कैसे कैसे देखना, मान लीजिए ये गुणसूत्र है, इस गुणसूत्र का नाम मैंने एक दे दिया। ठीक है, गुणसूत्र 1। ठीक है, इस गुणसूत्र में क्या हुआ बेटा कि कोई एक खंड जो है वो टूटकर अलग हो गया। किसी भी कारणवश क्या हो गया हो कि इनमें से एक खंड टूटकर क्या हो गया हो, अलग हो गया हो, तो एक खंड का क्या हो गया बेटा, विलोपन हो गया। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि यह है गुणसूत्र रहा और इसका एक खंड ए बी और सी, डी क्या हो गया बेटा, टूटकर अलग हो गया। इस प्रकार के संरचनात्मक परिवर्तन को हम क्या कहते हैं बेटा, विलोपन। क्या कहते हैं बेटा, विलोपन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, विलोपन कहते हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है ये खंड टूटकर इस स्थान पर आ जाए और ये जो है इस स्थान पर आ जाए। कैसे, ये वाला तो इसकी जगह आ जाए और ये वाला जो है इसकी जगह आ जाए, ये भी तो हो सकता है ना। तो इसके कारण भी तो इसकी संरचना में परिवर्तन आ रहा है, यानी अभी ए बी सी डी था और सी की जगह डी आ गया, डी की जगह सी आ गया। तो इसमें क्या कंडीशन बनेगी बेटा, इसमें ये कंडीशन बन जाएगी कि यहाँ ए बी डी और सी। अब ये गुणसूत्र थोड़ा अलग से दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा अलग है और ये थोड़ा सा अलग से दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार के गुणसूत्र को, इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं बेटा, प्रतिलोमन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्रतिलोमन। क्या कहते हैं बेटा, प्रतिलोमन कहते हैं। ठीक है, अब एक कंडीशन ये हो गई सर, एक ये वाली होगी, एक और क्या हो सकती है, एक ये भी तो हो सकती है कि इनमें से किसी एक खंड का क्या हो जाए बेटा, जब इनका निर्माण हो रहा है, प्रत्येक खंड का जब निर्माण हो रहा था, इनमें से एक खंड का क्या हो गया बेटा, डबल बार निर्माण हो गया। ये भी तो हो सकता है। जैसे मैंने कहा है डी का जो है या ए का जो है वह 2 बार गुणन हो गया। क्या हो गया बेटा, डी का 2 बार गुणन हो गया, जैसे ए और ए, अब बी सी और डी। ये गुणसूत्र क्या था, ए बी सी डी। अब ये गुणसूत्र कैसा है, ए बी सी डी। तो इसकी संरचना और इसकी संरचना में परिवर्तन है या नहीं है,
है ना, इसीलिए इससे हम क्या कहते हैं बेटा, द्विगुणन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, द्विगुणन कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया भाई इसी एक ही गुणसूत्र पे ये सारी चीजें हो रही है कि किसी पे कोई गुणसूत्र उसका खंड टूट रहा है, कहीं हो सकता है कि उसका स्थान चेंज हो रहा हो, या फिर ये हो सकता है कि जो है किसी एक खंड का डबल बार निर्माण हो रहा है। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन और हो सकती है कि इसका कोई खंड टूटकर किसी दूसरे गुणसूत्र पर जाकर जुड़ जाए। तो जब उसके दूसरे गुणसूत्र पर जाकर जुड़ा तो इसका खंड टूटा, तो इसमें भी परिवर्तन आया, और उसमें जाकर दूसरे गुणसूत्र पर जाकर इसका खंड जुड़ा है तो उसमें भी क्या हुआ, परिवर्तन। जैसे समझना, मैं यहाँ एक और गुणसूत्र बना रहा हूं, ये है पी क्यू आर एस। ठीक है, ये बनाया पी क्यू आर एस। ठीक है, ये मैंने क्या बनाया बेटा, ये है एक और गुणसूत्र बनाया। अब क्या हुआ कि ये खंड टूटकर जो है कहां आ गया हो, यहां आकर जुड़ गया, जैसे ये। तो इसकी संरचना में भी परिवर्तन आया और ये खंड टूट गया, तो इसकी संरचना में भी क्या आया बेटा, परिवर्तन। तो इस प्रकार के परिवर्तन को, अब देखो यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया है। ठीक है, तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या कहेंगे बेटा, स्थानांतरण परिवर्तन कहेंगे, स्थानांतरण परिवर्तन। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, स्थानांतरण परिवर्तन कहते हैं। ये हो गया हमारा संरचना। इस प्रकार से संरचनात्मक परिवर्तन होता है, और इस संरचनात्मक परिवर्तन के कारण जो है हमारे शरीर के अंदर कई सारे रोग उत्पन्न हो सकते हैं। ये हमारे गुणसूत्रीय विकार हो चुके हैं। ठीक है, अब गुणसूत्रीय विकार होने के साथ हम अगला नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं मेंडेलियन विकार या आनुवांशिक विकार। मेंडेलियन विकार यानी आप यह समझिए कि मेंडल ने क्या कहा कि गुण जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लगातार जाते रहते हैं, वंशानुगत होते हैं गुण, होते नहीं होते। ठीक है, तो आनुवांशिक गुण जो होते हैं वो वंशानुगत होते हैं। तो कोई ऐसा रोग हो जो वंशानुगत हो, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, ऐसे रोग भी हमारे शरीर में पाए जाते हैं। इन रोगों को हम कहते हैं आनुवांशिक रोग, या फिर इन्हें हम एक और नाम दे सकते हैं मेंडेलियन विकार के नाम से। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मेंडेलियन विकार। ठीक है, मेंडेलियन विकार 3 रोगों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मेंडेलियन विकार में कितने रोग पढ़ेंगे अपन बेटा, 3 रोग पढ़ेंगे। एक तो है हीमोफीलिया, किसके बारे में जानेंगे हम, हीमोफीलिया के बारे में। ठीक है, एक हम जानेंगे थैलेसीमिया के बारे में। और एक हम पढ़ने वाले हैं सिकल सेल एनीमिया, सिकल सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, तीनों रोगों को हम एक साथ समझने का प्रयास करते हैं। पहला है हमारा हीमोफीलिया रोग। कौन सा है बेटा, हीमोफीलिया रोग। अब हीमोफीलिया रोग क्या है, ठीक है, ये एक आनुवांशिक रोग है जो किसके कारण होता है बेटा, एक्स अप्रभावी का कारण, किसके कारण होता है, एक्स अप्रभावी गुणसूत्र के कारण, प्रभावी लिंग गुणसूत्र के कारण, गुणसूत्र के कारण, किसके कारण होता है बेटा, एक्स अप्रभावी लिंग गुणसूत्र के कारण जो है यह रोग हमें देखने को मिलता है। इस रोग में होता क्या है, इस रोग में जो है रक्त का थक्का नहीं बनता बेटा। इस रोग में क्या होता है बेटा, रक्त का थक्का नहीं बनता। रक्त का
का नहीं बनता। ऐसा क्यों होता है, रक्त का तत्व क्यों नहीं बनता? एक्स अप्रभावी गुणसूत्र के कारण जो है बेटा, याद रखना है कि इसके अंदर जो रक्त स्कंदन कारक होते हैं, हमारे शरीर के अंदर क्या होते हैं? रक्त स्कंदन कारक कौन कौन से? रक्त स्कंदन कारक 3 रक्त स्कंदन कारक हैं। कौन कौन से? 8, 9 और 10। ये 3 रक्त स्कंदन कारकों की क्या आ जाती है बेटा? कमी हो जाती। क्या हो जाती है बेटा? कमी हो जाती। कमी हो। इस कारण से जो है रक्त का थक्का नहीं बनता और हमें कौन सा रोग हो जाता है बेटा? हीमोफीलिया हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? हीमोफीलिया हो जाता है। अब ये रोग जो है, ये रोग नर में प्रकट होता है। मादाएं इसकी क्या होती है बेटा? वाहक। ऐसा क्यों सर? देखो बेटा, हमने क्या कहा, ये रोग किसके कारण होता है? एक्स अप्रभावी गुणसूत्र के कारण होता है। अब नर में देखो बेटा, नर के अंदर एक ही एक्स होता है, एक तो वाई है, और मादा के अंदर दोनों ही क्या होते हैं बेटा? एक्स एक्स होते हैं। ठीक है, अब दोनों ही एक्स एक्स होते हैं, उनमें से एक एक्स जो अप्रभावी, उसमें तो ये रोग होगा। तो जब एक्स अप्रभावी के कारण ये रोग हो रहा है, अगली पीढ़ी में यह एक्स जो है इसके प्रभाव को प्रकट होने ही नहीं देगा, इसीलिए ये रोग आएगा लेकिन प्रकट नहीं होगा। इसी कारण जो है मादाएं क्या होती है बेटा? वाहक होती है डबल एक्स के कारण। लेकिन यहां देखो बेटा, यहां तो एक ही एक्स है और ये अगली पीढ़ी में प्रकट हो सकता है। इस कारण से व्यक्ति जो है वह रोगी हो सकता है। समझे बात को? याद रखना है, हीमोफीलिया रोग में मादाएं जो है वाहक होती है और नर क्या होता है बेटा? नर हमेशा याद रखना रोगी होता है। जब इसकी वंशानुगति आप निकालोगे, ठीक है, कोई वाहक मादा और सामान्य रोग की, सामान्य व्यक्ति की अगर आप जो है वंशानुगति निकालोगे तो आपको अगली पीढ़ी में आपको व्यक्ति रोगी दिखाई देगा या फैलता हुआ दिखाई देगा। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में रोग आता हुआ दिखाई देगा। समझ गए बात को? ठीक, ये तो हो गया हमारा पहला रोग, आनुवांशिक। ठीक है, हाँ, अलग इसके बारे में और भी थोड़ी बहुत जानकारी है। ये रोग, इस रोग को जो है शाही रोग के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम है बेटा? शाही रोग। क्योंकि यह रोग जो है इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया में देखा गया था। इसे शाही रोग कहते हैं। ये सबसे पहले कहां देखा गया था? महारानी विक्टोरिया में देखा गया था, इसलिए इसे शाही रोग के नाम से भी जाना जाता है। इतनी सी बात याद रखनी, ज्यादा डिटेल आपको याद है। अगला हम बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया के। थैलेसीमिया के बारे में बाद में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले इधर देख लो सिकल सेल एनीमिया रोग के बारे में। अब सिकल सेल एनीमिया क्या है बेटा? ये भी एक प्रकार का एनीमिया ही है। एनीमिया का मतलब होना बेटा, एनीमिया का मतलब ही ये है रक्त की कमी। रक्त की कमी, रक्त की कमी, रक्त की कमी, हाँ, खून की कमी हो जाती है शरीर के अंदर, उससे हम क्या कहते हैं बेटा? एनीमिया कहते हैं। और यही एनीमिया जो है वंशानुगत हो जाता है, तो ये कौन सा हो जाता है बेटा? सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। थैलेसीमिया भी इसी का एक उदाहरण है। एनीमिया का ही एक उदाहरण है सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया। ठीक है, ये दोनों ही वंशानुगत होते हैं। ठीक है, एनीमिया का मतलब क्या हो गया? रक्त की कमी। अब कैसे रक्त की कमी आती है? ये रोग भी जो है बेटा याद रखना है एक्स अप्रभावी गुणसूत्र के कारण। ये सारे रोग जो है एक्स अप्रभावी गुणसूत्र के कारण होते हैं। प्रभावी गुणसूत्र के कारण होता है, के कारण। ठीक है, एक और बात याद रखनी। क्या बात याद रखोगे? दूसरी बात ये याद रखोगे बेटा कि यह रोग, अब देखो बेटा एक बात सुनना, हमारे शरीर में एक श्वसन वर्णक है हीमोग्लोबिन, जो कहां पाया जाता है? आरबीसी के अंदर पाया। ठीक है, अब ये क्या करता है बेटा? श्वसन वर्णक जो है ऑक्सीजन के परिवहन को, मतलब एक ऑक्सीजन का परिवहन करता है।
ये याद रखना है, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन की संरचना होती है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि हीमोग्लोबिन की संरचना जो है वो 4D होती है, 4D यानी 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं की बनी होती है। अब इसमें से 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जो होती है ये हीमोग्लोबिन है, इसमें से 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जो होती है उन्हें हम कहते हैं अल्फा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है, ठीक है। और 2 जो होती है वो बीटा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, बीटा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है। ध्यान से सुनना बेटा कि ये रोग कैसे होता है कि हीमोग्लोबिन जो शोषण वर्णक है वो है कितनी श्रृंखलाओं का बना होता है, 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, जिसमें से 2 तो अल्फा होती है, 2 क्या होती है बेटा, बीटा। अल्फा श्रृंखला में तो याद रखना है चाहे सामान्य हो चाहे रोगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन बीटा श्रृंखला में क्या होता है कि बीटा श्रृंखला के अंदर जो है हीमोग्लोबिन, बीटा श्रृंखला, हीमोग्लोबिन जो बीटा श्रृंखला है उसके 6वें स्थान पर एक अमीनो अम्ल पाया जाता है जिसका नाम है ग्लूटामिन अमीनो अम्ल। इस ग्लूटामिन अमीनो अम्ल के स्थान पर क्या आ जाता है बेटा, वेलिन अमीनो अम्ल आ जाता है। क्या आ जाता है, वेलिन अमीनो अम्ल आ जाता है। इस कारण से जो है इसकी आकृति में, हीमोग्लोबिन की आकृति में बीटा श्रृंखला में क्या हो जाता है बेटा, परिवर्तन हो जाता है। और बीटा श्रृंखला में परिवर्तन होने के कारण जो है आरबीसी में भी क्या होता है बेटा, इसकी आकृति में भी परिवर्तन होता है। और इसकी आकृति कैसे हो जाती है बेटा, हस्याकार हो जाती है। कैसे हो जाती है बेटा, हीमोग्लोबिन की आकृति में परिवर्तन होने से आरबीसी में परिवर्तन होता है और इसकी आकृति कैसे हो जाती है, हस्याकार। इसकी आकृति उभयतल होती है, लेकिन जो है इसकी संरचना आप कैसी हो गई बेटा, हस्याकार हो गई। हस्याकार होने के कारण जो है आरबीसी जो है बेटा वो क्या हो जाती है बेटा, नष्ट हो जाती है और हमारे शरीर में रक्त की कमी आ जाती है, ठीक है। अब ये कैसे हुआ, ग्लूटामिन अमीनो अम्ल की जगह वेलिन अमीनो अम्ल आया कैसे, देखो बेटा आपने इससे नेक्स्ट चैप्टर है वंशागति का आणविक सिद्धांत, उसके अंदर प्रोटीन निर्माण की क्रिया पढ़ी हो। प्रोटीन निर्माण की क्रिया में कौन सा आरएनए भाग लेता, एमआरएनए। कौन सा आरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। हमें बात करनी है एमआरएनए, इस प्रकार की संरचना बनाई होगी। एमआरएनए पे कई सारे क्या पाए जाते हैं बेटा, कोडोन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कई सारे कोडोन पाए जाते हैं जो अमीनो अम्ल को कोडित करते रहते हैं, ठीक है। अब ये कोडोन में क्या होता है कि जब हीमोग्लोबिन की संरचना बन रही होती है, कौन सी संरचना, बीटा श्रृंखला बनी होती है, तो बीटा श्रृंखला पर क्या है बेटा कि एक कोडोन पाया जाता है, कौन सा, GAG। ये कोडोन जो है ग्लूटामिन अमीनो अम्ल की को कोडित करने का कार्य करता है। किसको कोडित करने का, ग्लूटामिन अमीनो अम्ल को कोडित करने का। लेकिन क्या होता है बेटा, किस वेलिन के स्थान पर क्या आ जाता है बेटा, सॉरी इस GAG के स्थान पर क्या आ जाता है बेटा, GUG कोडोन आ जाता है। इसके स्थान पर ये आ जाने के कारण क्या होता है बेटा कि GUG जो है ये किसको कोडित करता है, वेलिन को कोडित करता है। इस कारण से ग्लूटामिन की जगह कौन आ जाता है बेटा, वेलिन अमीनो अम्ल आ जाता है। समझे बात को कि वेलिन, ग्लूटामिन की जगह वेलिन अमीनो अम्ल कैसे आया कि इन दोनों को कोडोन करने वाले जो कोडोन है, इन दोनों को कोडित करने वाले जो कोडोन है वो कोडोन कौन कौन से है, ग्लूटामिन को तो कौन करता है, GAG, और वेलिन को GUG। तो GAG की जगह कौन आ जाता है, GUG आ जाता है। और यहाँ ग्लूटामिन की जगह कौन सा अमीनो अम्ल आ जाता है बेटा, वेलिन अमीनो अम्ल आ जाता है। इस कारण से जो है हमें कौन सा रोग देखने को मिलता है, सिकल सेल एनीमिया देखने को मिलता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब एक और बात देखो कि सिकल सेल एनीमिया के जीन कितने हैं, देखो सिकल सेल एनीमिया के जीन ये हो सकते हैं, इन्हें जीनोटाइप याद रखना है। यदि हम HbA लिखते हैं तो इसका मतलब यह है सामान्य,
ठीक है, और HbS है, इसका मतलब है रोगी। ठीक है, यह रोग जो है याद रखना समयुग्मनज अवस्था में क्या होता है बेटा, प्रभावी होता है, बाकी विषम युग्मनज अवस्था में क्या रहता है बेटा, अप्रभावी रहता है। जैसे जैसे मैंने कहा कि यदि किसी भी जीव के अंदर या अगली पीढ़ी के अंदर यदि ये वाला जीनोटाइप प्रकट हुआ तो मुझे बताओ यह विषम युग्मनज है या नहीं, तो यह क्या होगा बेटा, वाहक होगा, रोगी नहीं होगा। यदि इस अवस्था में कोई जीन आया तो इस ए का मतलब एब्सेंट है, रोग आएगा ही नहीं। ठीक है, तो रोग नहीं आएगा तो ये क्या होगी बेटा, सामान्य अवस्था। परंतु यदि किसी भी जीव के अंदर ये वाली अवस्था आई, कौन सी अवस्था, यदि ये वाली अवस्था देखने को मिली तो इस समयुग्मनज अवस्था में, समयुग्मनज अवस्था ये भी है और ये भी है, लेकिन इसमें रोग है ही नहीं, ये नॉर्मल श्रृंखला है, जबकि इसमें रोग उत्पन्न है, क्योंकि एस का मतलब हमने क्या बताया, रोगी है। ठीक है, तो यह क्या होगा बेटा, रोगी होगा। क्या होगा बेटा, रोग। तो समयुग्मनज अवस्था में क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया रोगी होता है, और विषम युग्मनज अवस्था में ये क्या रहता है बेटा, अप्रभावी रहता है, रोग प्रकट नहीं होता है, वाहक के रूप में इस्तेमाल होता है इसका। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सिकल सेल एनीमिया। इसकी एक बार वंशागति पढ़ लेते हैं, किस प्रकार से ये रोग रोगी होगा या फिर ये, इन चीजों को एक बार समझ लेते हैं क्या मामला। ठीक है, देखते हैं। अब देखो बेटा, इसकी वंशागति देखते हैं कि मान लेते हैं हम वाहक नर का विवाह जो है वाहक मादा से करवाते हैं। वाहक नर का विवाह किससे करवाते बेटा, मादा वाहक से करवाते हैं। ठीक है, तो इसमें एलील क्या होंगे, वाहक के एलील हमने क्या रखे थे, ये वाले, इन्हें हम एलील कहते हैं। ये लीजिए, ये जीन जो है इस रोग को प्रदर्शित कर रहे हैं। इन दोनों को अलग करो, दोनों को अलग किया हम। ठीक है, ये लीजिए, ये लीजिए, इन दोनों को अलग किया तो हमें इस रूप में ये अलग अलग रूप में प्राप्त होगा। ध्यान से समझना इस चीज को। ठीक है, अब देखो बेटा, इसका संग्रहण जब मैंने इसके साथ करवाया, कैसे, यानी मान लेते हैं कि वाहक के अंदर अगली पीढ़ी में HbA गया वाहक नर से, और वाहक मादा से भी HbA गया, तो हमें कौन सी अवस्था दिखाई, समयुग्मनज अवस्था देखने को मिलेगी। लेकिन समयुग्मनज अवस्था में कोई रोग है नहीं है, तो ये क्या होगा बेटा, सामान्य होगा। क्या होगा बेटा, सामान्य होगा। समझ गए बात को। अब ऐसा ही इधर हुआ कि यहां से ये आया सामान्य और यहां से रोगी जीन आया, तो यहां अगली पीढ़ी में हमारे को सामान्य और रोगी जीन, यानी रोग तो आया लेकिन कौन सी अवस्था है, विषम युग्मनज, यानी ये क्या होगा बेटा, वाहक। अब इसका क्रॉस इसके साथ करवाया तो हमें भी यहां भी विषम युग्मनज प्राप्त हुई, और विषम युग्मनज में क्या होते हैं, वाहक होते हैं यदि रोगी जीन है तो। लेकिन इस अवस्था में देखना बेटा, इसमें दोनों ही रोगी जीन यहां प्रकट हुए। समयुग्मनज अवस्था है या नहीं, इस समयुग्मनज अवस्था में ये क्या होगा बेटा, रोगी होगा। ध्यान रखना है, क्या होगा बेटा, रोगी होगा। इस प्रकार से जो है अगली पीढ़ी में ये रोग प्रकट होगा। अब हमारा लास्ट बचा हुआ है थैलेसीमिया। ठीक है, अब उस थैलेसीमिया को कवर करते हैं, थैलेसीमिया क्या है। ठीक है, थैलेसीमिया, इसको समझते हैं, थैलेसीमिया क्या है। ठीक है, थैलेसीमिया जो है बेटा, याद रखना है कि यह अप्रभावी अलिंग गुणसूत्र द्वारा होता है। बाकी के किसके द्वारा होते थे, लिंग गुणसूत्र, यह किसके द्वारा होता है, अलिंग गुणसूत्र के द्वारा, गुणसूत्र के उत्परिवर्तन से होता है, परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है,
के कारण, के कारण। इसमें होता क्या है, इसमें होता है बेटा, इसमें क्या है कि ये नॉर्मली क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन को बनाने वाली एक प्रोटीन जिसे कहते हैं ग्लोबिन प्रोटीन, ठीक है। इस ग्लोबिन प्रोटीन के संश्लेषण में क्या आ जाती है बेटा, कमी आ जाती है। ग्लोबिन प्रोटीन की संश्लेषण में कमी आ जाती है। इसकी कमी आने के कारण जो है हमें विकृत हीमोग्लोबिन प्राप्त होता है। क्या होता है बेटा, विकृत हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन प्राप्त होता है, ठीक है। अब इसकी ग्लोबिन की संरचना ये दो प्रकार की, एक तो बीटा श्रृंखला है और एक तो अल्फा है और एक क्या है बेटा, बीटा श्रृंखला है। तो इस आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया। यदि अल्फा श्रृंखला में परिवर्तन आया, ग्लोबिन की अल्फा श्रृंखला के अंदर कोई परिवर्तन आया, तो वो तो क्या कहलाएगा बेटा, अल्फा थैलेसीमिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, अल्फा थैलेसीमिया, अल्फा थैलेसीमिया, ठीक है। और यदि बीटा की संश्लेषण की दर में कमी आई तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा, बीटा थैलेसीमिया कहेंगे। समझ गए बात को कि हीमोग्लोबिन है, इसकी दो श्रृंखलाएं हैं, एक तो अल्फा और एक क्या है, बीटा श्रृंखला, ठीक है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन की श्रृंखला में जो ये प्रोटीन है, इसकी जो संश्लेषण की दर है उसमें क्या आती है बेटा, कमी आती है। तो हमें विकृत हीमोग्लोबिन क्या होते हैं बेटा, प्राप्त होते हैं, हीमोग्लोबिन प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं, ठीक है। इस कारण से विकृत हीमोग्लोबिन प्राप्त होते हैं, इस कारण से हमारे अंदर क्या हो जाता है बेटा, एनीमिया हो जाता है। मनुष्य में होने वाला एनीमिया है, मनुष्य में होने वाला एनीमिया, ध्यान रखना है, मनुष्य में होने वाला एनीमिया, ठीक है। अब कैसे, देखो बेटा, ये दो प्रकार का, किस प्रकार से इसको दो भागों में बांटा गया। यदि जो ग्लोबिन प्रोटीन है इसकी अल्फा श्रृंखला की दर में अगर, इसकी संश्लेषण की दर में अगर कमी आती है तो उसे तो हम क्या कहते हैं, अल्फा थैलेसीमिया कहते हैं। और बीटा श्रृंखला की संश्लेषण की दर में कमी आती है तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, बीटा थैलेसीमिया कहते हैं। अब अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा श्रृंखला में कैसे परिवर्तन आएगा बेटा, इसके संश्लेषण दर में कैसे कमी आएगी, तो याद रखना है कि 16वें गुणसूत्र पर संलग्न जीन होते हैं, जीन, ठीक है। ये संलग्न जीन कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो होता है HBA फर्स्ट और एक होता है HBA सेकेंड, ठीक है। एक तो होता है HBA फर्स्ट और एक होता है बेटा HBA सेकेंड, ठीक है। यह जीन क्या हो जाते हैं बेटा, प्रभावी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा, प्रभावी हो जाते हैं। इन जीनों के प्रभावी होने के कारण जो है अल्फा श्रृंखला है, ग्लोबिन प्रोटीन के अल्फा श्रृंखला है, इसके संश्लेषण में क्या आती है बेटा, कमी आती है। इसके संश्लेषण में कमी आ जाने के कारण जो है हमें कौन सा रोग देखने को मिलता है, अल्फा थैलेसीमिया देखने को मिलता है। अब जितना ये प्रभावी होंगे उतना ही कम जो है ग्लोबिन का संश्लेषण होगा, समझ गए। अब इधर देखो, ये किस कारण से होती है, तो इसको भी ध्यान से देखना बेटा। ये देखो बेटा, अब इसमें कैसे बेटा ये प्रभावी हो जाते हैं, या इनके जीनों में जो 4 जीन है उन चारों जीनों में क्या हो जाता है बेटा, उत्परिवर्तन हो जाता है। चारों जीनों में क्या हो जाता है बेटा, उत्परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण जो है अल्फा श्रृंखला में कमी आ जाती है, ठीक है। इधर देखो बेटा, बीटा में क्या होता है, बीटा जो है 11वें गुणसूत्र, ये एकल 11वें गुणसूत्र, 11वें एकल गुणसूत्र, ऐसे लिखो, एकल गुणसूत्र, एकल गुणसूत्र में उत्परिवर्तन के कारण होता है। उत्परिवर्तन, या तो उत्परिवर्तन हो जाएगा या विलोपन हो जाएगा, विलोपन।
इसके द्वारा जो है बेटा क्या होता है बेटा, बीटा थैलेसीमिया होता है। समझ गए बात को? तो थैलेसीमिया भी हमने समझ लिया है। थैलेसीमिया क्या होता है, यह अलिंग गुणसूत्र के अप्रभावी अलिंग गुणसूत्र के कारण होता है, उत्परिवर्तन के कारण या विलोपन के कारण भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, ग्लोबिन प्रोटीन जो क्या करती है, हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। तो ग्लोबिन प्रोटीन के अल्फा बीटा इनमें से कोई एक श्रृंखला के संश्लेषण की दर में क्या आ जाती है बेटा, कमी आ जाती है। एक श्रृंखला की संश्लेषण की दर में कमी आ जाने के कारण हमें कौन सा ग्लोबिन प्राप्त होता है, विकृत ग्लोबिन हीमोग्लोबिन प्राप्त होता है। इस विकृत हीमोग्लोबिन प्राप्त होने के कारण जो है बेटा हमें कौन सा रोग देखने को मिलता है, थैलेसीमिया। अब देखो बेटा इन दोनों में से एक श्रृंखला में कोई कमी आती, संश्लेषण की दर में कमी आती, तो यदि अगर अल्फा में आई तो हम इसे क्या कहेंगे, अल्फा थैलेसीमिया कहेंगे। और बीटा में कमी आई, क्या बेटा, बीटा में यदि कमी आई तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा, बीटा थैलेसीमिया कहेंगे। अब अल्फा में कमी कब आएगी, अल्फा में कमी आएगी बेटा 16वें गुणसूत्र पर संलग्न जीन पाए जाते हैं दो। कौन कौन से, HBA फर्स्ट और HBA सेकंड। ठीक है, तो यह प्रभावी हो जाते हैं। प्रभावी हो जाने के कारण इन गुणसूत्रों के, चारों गुणसूत्र जीनों में क्या होता है बेटा, परिवर्तन हो जाता है। इन चारों जीनों के एलील में परिवर्तन हो जाने के कारण जो है बेटा अल्फा थैलेसीमिया जो है वो प्रकट हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसकी अल्फा श्रृंखला की संश्लेषण दर में क्या आ जाती है बेटा, कमी आ जाती है। ठीक है, ऐसा इधर देखो बीटा, जैसे बीटा की कमी, बीटा श्रृंखला में कैसे कमी आएगी, तो 11वें गुणसूत्र में जो एकल गुणसूत्र होता है, 11वां गुणसूत्र है उस पर एकल जो जीन पाया जाता है, सॉरी एक मिनट, 11वें गुणसूत्र के एकल जीन में क्या हो जाता है बेटा, या तो परिवर्तन हो सकता है या उसमें विलोपन हो जाता है। इस कारण से जो है बीटा जो श्रृंखला है उसके संश्लेषण की दर में क्या आ जाती है बेटा, कमी आ जाती है। और हमारे को कौन सा रोग देखने को मिलता है, बीटा थैलेसीमिया देखने को मिलता है। समझ गए बात को? ठीक है, इसी के साथ जो है हमारा थैलेसीमिया भी समाप्त हो जाता है। और थैलेसीमिया समाप्त होने के साथ साथ हमारा ये चैप्टर भी क्या हो जाता है बेटा, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो हम इस क्लास को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।